Hello everyone. So for today's tutorial in learning business of class 12th, I will be discussing about the 4P marketing mix, which means I'm talking about promotion mix. Prior to this tutorial, I had duly covered the 3 P's in marketing, which means I'm talking about product mix, price and place mix. So आज का जो tutorial है उसमें जो base होगा study का, that would be all about your promotion factor. So promotion mix को understand करने से पहले let us understand what is the concept of promotion. So promotion of goods and services involves informing potential customers about the firm's product, its features, quality and persuading them to buy it. Which means that अगर हम promotion की बात करते हैं, so promotion is basically used as a communication tool so as to connect with the consumers or the prospects. So promotion का मतलब क्या है कि promotion में हम उन activities को basically execute या carry out करते हैं जो कि help out करती है as a business house or the manufacturer so as to connect with the customer. So customer से connect करना इसीलिए भी essential होता है, the reason आपने best of the पॉसिबल वे में बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को आपने प्रोड्यूस किया, आपने कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं आपके प्राइस को, उसको ध्यान में रख के आपने एप्रोप्रिएट प्राइस सेट किया सो एज टू जनरेट डिमांड फैक्टर आउट ऑफ इट एंड प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली. एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी ध्यान दिया कि कंज्यूमर को कन्वीनियंस मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड्स अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. सो अगर हम यही चीज कंज्यूमर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो कभी भी एक बिजनेस हाउस अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा. सो प्रमोशन जो है वो हेल्प आउट करेगा किसी भी कस्टमर को ये जानने के लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, एंड एज अ मार्केटर आप अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कस्टमर्स को मोल्ड करोगे, परसुएड करोगे, इन्फॉर्म करोगे दैट एज अ प्रोडक्ट और एज अ मार्केट ऑफरिंग दिस इज समथिंग विच यू आर ऑफरिंग इन द मार्केट फॉर देम. Now let us relate with promotion mix. So promotion mix में मैंने mention किया है, it is combination of various promotional tools to be used by an organization to provide information. At the same time, you also have to persuade them to purchase it. So promotion mix में basically आप वो components को, वो combination को derive करोगे जो कि आप promotional tools के form पे या communicational tools के form पे use करोगे as an organization. एंड आपका जो मोटिव होगा इन प्रमोशन मिक्स को या प्रमोशन कॉन्सेप्ट्स को या कंपोनेंट्स को इंग्रेडिएंट बनाने का या इनको यूज करने का एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इन्फॉर्म योर कस्टमर्स. तो कस्टमर्स को किस चीज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है? डेफिनेटली कि एज अ मार्केटर आप ऑपरेट कर रहे हो इन द मार्केट, दिस इज द प्रोडक्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल हो रहा है बाय देम, एंड मार्केट ऑफरिंग में आपको ये प्रोडक्ट के फीचर्स मिल रहे हैं, ये स्पेसिफिकेशन है इस प्रोडक्ट में. सो बाय मीन ऑफ गिविंग देम इंफॉर्मेशन आप अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो. एट द सेम टाइम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, यू आर ऑल्सो परसुएडिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट आउट ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट. जो भी कॉम्पोनेंट को या जो भी कॉम्बिनेशन को आप यूज कर रहे हो टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, it has to be designed in a way जिसकी through customers या prospects, which means I'm talking about likely to be the customer in the nearby future, आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट करे, आपका प्रोडक्ट जो है वो अटेंशन ग्रैब करे. प्रमोशनल टूल इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जो कि एक अपीलिंग फैक्टर क्रिएट करता है कस्टमर्स के माइंड में, एंड कस्टमर्स जो है वो ट्राई करने के लिए वो प्रोडक्ट को परचेज करता है या बेसिकली पिक करता है आउट ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स. So now let's discuss elements of promotion mix. So elements का मतलब है कि कौन कौन से components को आप use कर सकते हो as a communicational tool, so as to inform customers and as to persuade customers or convince them to buy your product. So advertisement या advertising, personal selling, sales promotion and public relations basically elements है promotion mix के. One thing here to note is कि अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें या पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या पब्लिक रिलेशन, जो भी बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक प्रमोशन या कम्युनिकेशन टूल के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं. डेफिनेटली दे हैव टू डिराइव अ कॉम्बिनेशन कि एडवर्टीजमेंट को कितना यूज करना है, पर्सनल सेलिंग को कितना यूज करना है, सेम गोज फॉर योर सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, सो एज टू जनरेट मोर ऑफ द सेल्स एंड रेवेन्यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एडवर्टाइजिंग एट फर्स्ट. So advertising is the most commonly used tool of promotion. So we generally come across hundreds of ads every day which tell us about various products such as toilet soap, detergent powder, shampoo, face creams, deodorants,
soft drinks, and various services such as hotels, insurance policy, and many others. So जो advertisement है या advertising है, it is one of the common kind of tool to be used as promoting your brand or product. So advertising is defined as the paid form of impersonal presentation and promotion of goods and services, that too by an identified sponsor, which means that कि अगर हम advertisements की बात करते हैं जो कि हम नोटिस करते हैं, so advertisements जो है basically advertising जो है वो आपका impersonal form of presentation होता है, that to paid form, which means that अगर हम paid form की बात करते हैं, so कोई भी ad चाहे वो टीवी पे देखते हो, मैगजीन पे देखते हो या इंटरनेट पे जब हम कोई इंटरनेट सर्व करते हैं तो वो ad पॉपअप होता है. So this is something an example of advertisement at first. And जो भी हम advertisements को notice करते हैं, this is somewhat जो कि paid form होता है, which means जो भी advertising agencies इसको बनाती हैं, prepare करती हैं, design करती हैं या basically viral करती हैं अलग अलग sources पे, so वो charges आपसे apply करती हैं, आपसे पैसे receive करती हैं, तभी जाके वो आपके लिए काम करती हैं. Next key word in the definition is impersonal presentation. So what is impersonal presentation? It is all about जहाँ पे personal contact नहीं होता है between the producer or the manufacturer or the distributor and your customers. So by mean of indirect way, आप impersonal way में consumers के साथ relate करते हो, कोई face to face interaction नहीं करते हो as a marketer or as a distributor or the producer. एंड डेफिनेटली जो भी हम प्रमोशन करते हैं, जो भी हम यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दिस इज समथिंग जो कि हम कर रहे होते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ मार्केट ऑफरिंग, एंड इन्हीं को हम लोग को सेल ऑफ करना होता है, इन्हीं की सेल्स हमें मैक्सिमाइज करनी होती है. एंड दैट टू जो एडवर्टीजमेंट्स है, जो एडवर्टाइजिंग है, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, विच मीन्स बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज या मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसी काम को करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ द मार्केटर्स और द मैन्युफैक्चरर्स. वो डिजाइन करते हैं एड्स को इन सच अ वे जो कि एक इंप्रेशन क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर और द प्रोस्पेक्ट्स. सो आज डिस्कस की जो आपको जो कम्युनिकेशन पैटर्न है या बेसिकली आपका जो प्रमोशन पैटर्न है, सो दिस इज समथिंग जो कि आपके डिमांड को क्रिएट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करने के लिए आप कैरी आउट करते हो. सो बहुत सारे मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, बहुत सारे मोड्स ऑफ वे हैं जिसके थ्रू आप अपने एड्स को प्लेस कर सकते हो और कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. सो जो मेजर काइंड ऑफ आप मोड्स देखोगे सो एज टू प्रमोट एडवर्टीजमेंट्स और एडवर्टाइजिंग, दैट इज योर टेलीविजन. हम मल्टीपल एड्स को, मल्टीपल ब्रांड्स को प्रमोट होता हुआ देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे. एंड न्यूज़पेपर के फॉर्म पे बेसिकली जो आपका प्रिंट मीडिया है या जो मैगजीन्स है, जो आपका प्रिंट मीडिया है, वो भी आपके प्रोडक्ट्स को या आपके फर्म को प्रमोट करती हैं. एंड रेडियो ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हो. एंड क्योंकि हम बहुत सारे एड्स को सुनते हैं ऑन रेडियो, एंड इंटरनेट डेफिनेटली इज अ मॉडर्न वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर एडवर्टाइजिंग. सबसे पहले इट इज पेड फॉर्म, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजिंग इज द पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, विच मीन्स जो मार्केटर है और द स्पॉन्सर जो है उसको कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा सो एज टू कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्टिव बायर्स और द क्लाइंट्स और द कस्टमर्स. Next is impersonality, which means I'm talking about impersonal presentation. So impersonal method of promotion है आपका advertising because there is no direct or face-to-face contact between the prospective buyers and the advertisers or the manufacturers or the marketer. Next is identified sponsor, which means advertising is undertaken by some identified individual or the company who basically makes the effort or advertising effort, and they are the one जो कि डिलीवर करते हैं एडवर्टीजमेंट्स को सो एज टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू स्टडी और रिलेट विद एडवर्टाइजिंग एज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, बिकॉज जो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग है एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स या एडवर्टाइजिंग है, दिस इज समथिंग जो कि डिलीट हो गया है आपके करंट सिलेबस में से. सो आपको यही चीजें अभी रिलेट करनी है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, दैट इज योर पर्सनल सेलिंग. So let's get started with your personal selling. So personal selling is a very effective promotional tool. So in simple words, अगर हम लोग personal selling की बात कर रहे हैं, it means selling goods or products personally.
and definitely it involves oral presentation of message in the form of conversation with one or more prospective customers for the purpose of making sales. विच मीन्स कि अगर हम लोग पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो पर्सनल सेलिंग जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ योर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स. एंड जो कंपनीज है वो अपॉइंट करती हैं सेल्स पर्सनस को यहाँ पे, सो एज टू कॉन्टैक्ट टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम जो एक सेल्स पर्सन होगा वो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करेगा, जो प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट सूटन है वो उनको ऑफर करेगा, उसको डेमोस्ट्रेट करेगा, उनके कम्युनिकेट करेगा प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताएगा, एंड डेफिनेटली परसुएट करेगा कस्टमर्स को सो एज टू बाय द प्रोडक्ट. विच स्ट्रेट अवे मीन्स दैट कि किसी भी आपके पर्सनल सेलिंग के नॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रोल प्ले करता है दैट इज अ सेल्स पर्सन. तो सेल्स पर्सन जो है वो परसुएसिव रोल प्ले करता है, सर्विस रोल प्ले करता है या इन्फॉर्मेटिव रोल प्ले करता है सो एज टू मैक्सिमाइज द सेल्स. Now let's cover features of personal selling. सबसे पहला है personal form. So it is a personal form of communication as it involves direct and face-to-face interaction between the salesperson and the prospective buyer, so as to make sales. So there is always a two-way communication. जो चीज़ आपके advertising में नहीं होती, advertising is all about one-way communication, but personal selling हमेशा two-way communication को hold करता है. Next is development of relationships. So personal selling allows a salesperson to develop personal relationship with the customer, which may definitely help in the repeat sales and direct feedback. This is again a problem जो कि support करता है या basically experience करता है आपका advertising. So development of relationship is not possible when we are dealing with advertising as component of your promotion mix. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन. सो डेफिनेटली जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं इट इज़ फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन, विच मीन्स जो सेल्स प्रेजेंटेशन होती है या जो आपका सेल्स पर्सन होता है वो अपनी मैसेज को जो कन्वे करता है अपने कस्टमर्स को या प्रोस्पेक्ट्स को वो एडजस्ट करता है सो दैट स्पेसिफिक नीड कस्टमर्स के फिट इन हो सके. इट इज़ नॉट लाइक अ रिजिड काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो कि आप टीवी पे देखते हो. इट इज़ वन फॉर ऑल, विच मीन्स जो एडवर्टीजमेंट है वो सबके लिए एक जैसा ही होता है, वेदर आप उसको अंडरस्टैंड करो या नहीं करो, आपकी नीड पूरी होती है या नहीं होती है. इट इज़ समथिंग जो कि रिजिड है, बट दिस इज़ जो कि प्रेजेंटेड नहीं है आपके पर्सनल सेलिंग में. पर्सनल सेलिंग इज़ ऑल अबाउट हैविंग फ्लेक्सिबल वे टू एड्रेस योर कस्टमर्स. नेक्स्ट फीचर इज़ डायरेक्ट फीडबैक. सो बाय मीन ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रॉम्प्ट फीडबैक जो है वो जनरेट हो सकता है बिकॉज देयर इज डायरेक्ट एंड फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन between the buyer and the seller. ये जो feedback होता है it helps in bringing necessary changes in the sales presentation of course, and ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती इन केस ऑफ योर एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग में आप लोग डायरेक्ट या स्ट्रेट अवे कनेक्शन होल्ड नहीं करते हो तो डायरेक्ट फीडबैक भी जनरेट नहीं हो पाता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज मिनिमम वेस्टेज. So before starting with the personal selling, definitely the company has to choose or they basically choose the type of customers जिनके साथ उनको डील करना होता है, एंड डेफिनेटली वो प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द सेम. सो दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस, एंड यही जो वेस्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन केस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट. द रीज़न वेदर वो एड किसी के लिए किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए हो या ना हो, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन अ वे जो कि सबको नोटिस होता है या सब उसको एड को देखते हैं, वेदर उससे सेल्स जनरेट हो या नहीं हो. सो जैसे हमने डिस्कस किया कि पर्सनल सेलिंग इज ऑल अबाउट हैविंग द फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन योर बायर एंड द सेलर सो एज टू एनहांस योर सेल्स फैक्टर, एंड डेफिनेटली सेल्स पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सेम. सो जो सेल्स पर्सन है वो क्वालिटेटिव होने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने चाहिए जिसकी वजह से आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर सको एज अ सेल्स पर्सन. सो अगर हम बात करें आपके सिलेबस के श्रिंक होने में, सो क्वालिटीज़ ऑफ योर सेल्समैन और सेल्समैनशिप जो है वो एलिमिनेट हुआ है, वो यहाँ से डिडक्ट हुआ है. सो दिस इज अगेन समथिंग जो कि हमारे सिलेबस का करंट पार्ट नहीं है. सो वी हैव ड्यूली कवर्ड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एज एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो वी विल बी हैविंग अ डिस्टिंक्शन टेबल टू स्टडी सो एज टू रिलेट मोर विद द कॉन्सेप्ट. सो हियर इज डिफरेंस बिटवीन योर एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. दोनों ही यूज होते हैं एज अ कम्युनिकेशन टूल और एज अ परसुएशन टूल सो एज टू एनहांस सेल्स और एज टू प्रमोट योर सेल्स, बट दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है.
सो पहले वाले में पॉइंट में दैट इज योर बेसिस, जो कि पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम डिस्टिंक्शन को स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग की. सो सबसे पहला है फॉर्म, विच मीन्स अगर हम लोग फॉर्म की बात करें, सो एडवर्टाइजिंग इज डेफिनेटली इम्पर्सनल वे टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर्स, बिकॉज यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन या डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, वेयर एज दिस इज समथिंग विच इज फैसिलिटेटेड और बैक्ड up by your personal selling, that is personal communication होती है, face to face interaction possible in case of your personal selling between the salesperson and the prospective clients or the customers. अगर हम बात करते हैं कस्टमर अटेंशन की, तो दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड और सेम मैसेज फॉर ऑल, विच मीन्स अगर आप कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए एडवर्टाइजिंग को यूज कर रहे हो, तो सेम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्लेसिंग एन एड और द मटीरियल जो होगा कस्टमर्स को मिलेगा. And when I talk about your personal selling, so definitely it will be your personalized kind of message, जो कि customer to customer या client to client vary करेगा. Sales person has to identify the need of the customer and वो अपने sales ability को use करके अपने speech को change करेगा, alter करेगा, modify करेगा, so as to make customer understand about the product and its features. Next is flexibility. सो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, सो जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज आप सप्लाई करते हो टू द कस्टमर्स बाय मीन ऑफ प्लेसिंग एन एड्स, वो इन्फॉर्मेशन आप बहुत जल्दी या बहुत इजीली चेंज या ऑल्टर नहीं कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो आपके कॉस्ट को इन्हांस कर देगा. एंड एट द सेम टाइम यू माइट हैव नोटिस और एक्सपीरियंस दैट कि बहुत सारे एड्स आप टीवी पे ऐसे देखते हो जो कि बहुत टाइम से सिमिलर एड्स हैं, विच मीन्स दैट जो एड्स हैं वो रिमाइंडर्स के फॉर्म पे आपको बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, सो दैट आपको पता हो कि दिस प्रोडक्ट इज स्टिल इन द मार्केट, एंड वो रिमाइंडर के फॉर्म पे आपको रिलेट करवाता है उस प्रोडक्ट के साथ. बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पर्सनल सेलिंग, सो पर्सनल सेलिंग इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन. सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल इसीलिए है, द रीजन आज फेस टू फेस इंटरेक्शन है, कोई स्टैंडर्डाइज मैसेज नहीं है. सो जो भी कस्टमर की या क्लाइंट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली जो डेमोन्स्ट्रेशन पैटर्न होगा वो डिफरेंशिएटेड हो सकता है. नेक्स्ट अगर हम रीच फैक्टर की बात करें एज अ बेसिस, सो बाय मीन ऑफ एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजिंग हम एज अ मार्केटर और एज अ बिजनेस हाउस और कॉर्पोरेट हाउस बहुत सारे लोगों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे रीच कर सकते हैं, विच मीन्स एक एड जो प्लेस किया जाता है वो बहुत सारे लोग सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नोटिस करते हैं. And when I talk about your personal selling, तो it has confined or limited reach because as a salesperson आपको appoint किया जाता है by the company so as to demonstrate the product and to enhance sales volume. So as a salesperson definitely आपका जो connectivity होगी with the customer that would be very much confined as compared to advertisement, because आप एक स्पेसिफिक टाइम पे एक या दो ही प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को उनकी नीड को कैटर कर रहे होंगे. You have to travel to different places so as to mold your customers. So that is something which is of course time consuming job. अगर कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, सो जो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट की होती है वो लो होती है. रीजन लो होने का इसीलिए है बिकॉज सेम कॉस्ट के साथ आप मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल एवेन्यूज और मल्टीपल कस्टमर्स को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम कॉस्ट के साथ कैटर कर सकते हो, उनके साथ रिलेट कर सकते हो, उनको सेम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो. बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए पर्सनल सेलिंग बिकॉज कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है. जो सेल्स पर्सन को लोकेलिटी टू लोकेलिटी ट्रैवल करना पड़ता है या अलग अलग पार्ट ऑफ द प्लेसेस में ट्रैवल करना पड़ता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, तो डेफिनेटली जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है. नेक्स्ट बेसिस इज टाइम. सो अगर एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग जो है वो क्विक रिकवरी करता है मार्केट की, विच मीन्स सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज मैसेज के फॉर्म पे मल्टीपल लोगों तक पहुंचाया जाता है, मासेस ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है. सो दिस इज समथिंग विच इज क्विक एनफ. बट अगर हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की, सो पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन अपॉइंट किया गया है उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के साथ रिलेट करना होता है, विच डेफिनेटली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑफ कोर्स. सो आज जैसे हमने एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग को एज एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स कवर किया, सो इसके बाद आई एम गोइंग टू कवर सम ऑफ द केसेस बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक मार्केटिंग मैनेजमेंट में कवर कर लिए हैं. हमने प्रमोशन तक पहुंच गए हैं, मतलब 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं. सो वी हैव मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टू रिलेट विद इन द फॉर्म ऑफ केसेस. सो लेट्स कवर सम केसेस टुडे. Start with cases now.
सो जो केसेस मैं आज कवर करूंगी दैट वुड बी ओनली ऑफ योर चैप्टर दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड जो केसेस के जो नंबर होंगे दैट वुड बी फ्रॉम 62 to 70 बिकॉज टिल 61 ऑलरेडी हमने केसेस कवर किए हैं अपने प्रीवियस सेगमेंट ऑफ वीडियोज में. सो स्टार्ट करते हैं विद केस नंबर 62. So Ginika, Tanish and Rohit were friends from college days and now they are doing different kind of business. They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on consumer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concerns, etc. So 3 friends हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कॉलेज टाइम से, एंड तीनों अब अपना अपना डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, और रेगुलरली वो लोग मिलते हैं और डिस्कस करते हैं बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, चाहे वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो या मार्केटिंग एफर्ट्स करना हो कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे डिजाइन करना है, किस तरीके से सेलिंग को इम्प्रूव करा जा सकता है बाय मेकिंग यूसेज ऑफ योर टेक्निक फैक्टर, एंड सोशल कंसर्न्स कैसे कैसे होने चाहिए सोसाइटी के लिए. सो इन वन ऑफ सच मीटिंग्स गिनिका drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumers. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspect of marketing, whereas she was not doing so. So which means that कि एक मीटिंग ऐसी कंडक्ट हुई जहाँ पे गिनिका ने बताया तनिष और रोहित को दैट कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से कंज्यूमर्स का किया जाता है, एंड ज़्यादातर जो सेलर्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं, अलग अलग वेज अडॉप्ट करते हैं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट करने का, एंड वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होते हैं टूवर्ड्स द सोशल एंड एथिकल इश्यूज और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो कि सोसाइटी के प्रति हमें फुलफिल करना चाहिए. Whereas उसने ये भी क्लियर किया दैट शी वॉज नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ एफर्ट. Let's move to the other segment of the case now. Tanish told that they were under pressure to satisfy the consumers, but stated that the consumer would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same. तो तनिष ने ये बताया दैट वो हमेशा प्रेशराइज रहते हैं सो दैट वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, बट कस्टमर्स जो हैं वो तब भी श्योर नहीं कर सकते हैं दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज करेंगे अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर काइंड ऑफ कन्विंसिंग हो उनके साथ एंड उनको मोटिवेट किया जा सके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. Whereas Rohit ने stress किया that a company cannot achieve its objectives without understanding the needs of the customers. It was a duty of the businessmen to keep consumer satisfaction in mind because business is run by the resources made available to them by the society. He further stated that he himself was taking into consideration the needs of the customers. सो यहाँ पे रोहित ने स्ट्रेस किया, एम्फेसाइज किया, फोकस किया दैट जो कंपनीज हैं वो अपना गोल सब तक अटेन नहीं कर सकती हैं जब तक वो कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड ना करें, उनकी नीड को अंडरस्टैंड ना करें. एंड उसने ये भी बताया दैट कि ज़रूरी है या इट इज़ बेसिकली द ड्यूटी ऑफ द ऑल बिजनेस हाउसेज सो दैट वो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को अंडरस्टैंड करें, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए एफर्ट करें, बिकॉज जो बिजनेस है वो रन होता है सोसाइटी में, एंड जो रिसोर्सेज जो वो यूज़ करते हैं एज एन इनपुट वो भी सोसाइटी उनको ऑफर करती है. और उसने ये भी स्टेट किया कि वो खुद भी इन सब चीजों का ध्यान रखता है जिसकी वजह से वो कंज्यूमर्स के साथ रिलेट कर सकता है बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नीड फैक्टर. सो हियर इज द केस का क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड गिनिका, तनिष एंड रोहित इन द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ द बिजनेस. Also state one more feature of the various type of thinking identified that is not given in the above para. So as per this question हमें आइडेंटिफाई करना है वो मार्केटिंग एफर्ट या मार्केटिंग टूल या बेसिकली मार्केटिंग एलिमेंट जो कि हेल्प आउट करता है या आपके थॉट प्रोसेस को शेप करता है या आउटलुक को शेप करता है, विच मीन्स यहाँ पे स्ट्रेट अवे कनेक्ट हमें करना है विद मार्केटिंग फिलोसफीज. सो अगर हम लोग गिनिका की बात करते हैं तो गिनिका ने फोकस किया है बेसिकली ऑन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है नॉट ओनली टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर्स बट ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट, और जो आपके सोशल या एथिकल कंसर्न्स हैं उसके साथ रिलेट करना आपको सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सिखाता है. और हमें कैसे पता चला कि दिस इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ लिखा है शी टोल्ड दैट मोस्ट ऑफ द सेलर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर्स इन वेरियस वेज एंड वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द सोसाइटल और सोशल एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, विच मीन्स दैट सोसाइटी के एस्पेक्ट को यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है.
अगर हम सेकंड कैरेक्टर की बात करें दैट इज तनिश, तो तनिश ने कोट किया दैट कि वो हमेशा अंडर प्रेशर रहते हैं सो एज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। सो बिकॉज और एट द सेम टाइम ये भी बताया गया है दैट कि इफ यू हैव टू बी श्योर कि कंज्यूमर आपसे कमोडिटी खरीदे या प्रोडक्ट को खरीदे, सो डेफिनेटली यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू मोटिवेट देम एंड यू हैव टू मेक वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स, द यूसेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टेक्निक्स सो एज टू मैक्सिमाइज सेल्स एफर्ट। सो विच मीन्स दैट जो तनिश है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, बिकॉज सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है सिंपली सेलिंग द प्रोडक्ट बाय मेकिंग द यूज ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स और सेलिंग टेक्निक्स। एंड अगर रोहित की बात करते हैं तो रोहित ने स्ट्रेस किया दैट कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स तब पूरे कर सकती है जब वो कंज्यूमर्स के नीड को अंडरस्टैंड करे। सो कंज्यूमर एज इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का एंड ये सोसाइटल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे रोहित ने स्ट्रेस आउट किया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, वेर इन एज पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बिलीव किया जाता था कस्टमर जो होते हैं वो किंग होते हैं इन द मार्केट एंड विदाउट सेटिस्फाइंग देम आप ऑपरेट नहीं कर पाओगे लॉन्गर स्पैन तक इन द मार्केट। Let's move to case 63 now. Timeline Watch Manufacturing Company is a renowned company marketing watches. It performs various activities like market analysis, product designing or merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion and selling. The company maintains good customer relations through various follow-up activities. This helps the company in procuring repeat sales order, which means Timeline Manufacturing एक कंपनी है जो कि वॉचेस को मैन्युफैक्चर करती है, उनको मार्केट करती है एंड बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है रेंज लाइक योर मार्केट एनालिसिस, डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर हाउसिंग करना, ब्रांडिंग करना, प्राइसिंग करना, ये सारी चीजें परफॉर्म करती है एंड डेफिनेटली वो अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप भी क्रिएट करती हैं सो दैट एक फीडबैक के फॉर्म पे उनको पता चले कि कस्टमर्स के नीड एंड वांट्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं एंड ये इंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो रिपीट सेल्स ऑर्डर प्लेस करें। अब केस के क्वेश्चंस पर आते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एक्टिविटीज मेंशन इन द अबव पैराग्राफ, व्हिच मींस आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, उस कॉन्सेप्ट को नेम करना, आइडेंटिफाई करना है जो कि एज पर दिस केस आपको रिलेट कर रहा है। सो एज यू नो कि जो मार्केटिंग है इट इज अ सोशल प्रोसेस एंड वो इंटरेक्ट करता है विद द बायर एंड फोकस करता है टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। एट द सेम टाइम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है डेफिनेटली वो फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर सो दैट वो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल वे में प्रोडक्ट को ऑफर कर सके। ना सिर्फ मार्केट को अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोडक्ट को डिजाइन भी किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली एंड सेलिंग भी उसी तरीके से की जाती है एंड गुड्स को अच्छी तरीके से पैक किया जाता है सो एज टू हैव द प्रोटेक्शन ऑल्सो ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुड्स को स्टोर किया जाता है ताकि प्रॉपर काइंड ऑफ सप्लाई को मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर नेम को सेट किया जाता है, प्राइसेस को सेट किया जाता है एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हुआ जाता है सो दैट कन्विंस किया जा सके, परसुएट किया जा सके एंड सेलिंग को प्रमोट किया जा सके, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट विच इज नोन टू बी मार्केटिंग। So next question in the case, explain any two features of the concept identified in part A, which means part A में हमने identify किया कि marketing is the concept जिसके साथ relate किया गया है। So कोई भी आप features of marketing यहाँ पे fit in कर सकते हो, चाहे वो needs and wants को identify करना हो, market offering को create करना हो, customer value के साथ relate करना हो या exchange mechanism को facilitate करना हो। Now case 64. As a global leader in the consumer electronics and entertainment industries, Sony has set forth Road to Zero environmental plan to achieve a zero environmental effect by the year 2050 by producing world-class products in a manner that both protects and promote a healthy and sustainable planet. So in the context of the above case, आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी। सो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है दैट यू हैव टू रिलेट विद मार्केटिंग फिलोसफीज, बट कौन से मार्केटिंग फिलोसफी यहाँ पे रिलेट होती है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। So answer over here is societal marketing concept. The reason behind the same is कि जो societal marketing concept है वो focus करता है ना सिर्फ satisfying customers need और उनकी wants को, but of course we have to take care of the environment also. So just इस case के accordingly Sony as a global leader उन्होंने अचीव करने के बारे में सोचा है जीरो एनवायरमेंटल इफेक्ट बाय द ईयर 2050 एंड एट द सेम टाइम वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं जो कि उनकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा। सो द आंसर ओवर हियर इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Next question is outline the main focus and ends of the relevant marketing philosophy, which means that
क्या मेन फोकस है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, उसको आपको बताना है, एंड उसका क्या आउटकम है आपको वो बताना है. सो अगर मेन फोकस की बात करें, दैट इज ऑफ कोर्स सैटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड, कीपिंग इन माइंड कि हम लोग टेक केयर कर रहे हैं सोसाइटल एस्पेक्ट को भी, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के नॉर्म्स और उनकी फैक्टर्स को भी. सो इसका एंड या आउटकम क्या होगा, दैट की बाय फुलफिलिंग सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और बाय इम्प्लीमेंटिंग और फॉलोइंग इट, आप ना सिर्फ कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को अटेन करोगे, विच मीन्स आप प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करोगे हायर स्टैंडर्ड या नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, बट डेफिनेटली आप सोसाइटी के अगर टेक केयर करते हो तो सोशल वेलफेयर पे भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे. Case 65 now. So as the number of people making online purchases has increased manifold, there is a growing concern about the disposal and management of packaging waste. Every item bought is delivered with excess packaging and sometimes even non-biodegradable materials are used. In the above context of the case, you have to name the other two levels of packaging that the marketers may be using beside immediate package. So as per this case, ये case is all about packaging definitely because straight packaging के बारे में रेफर करने के लिए आपको बोला गया है यहाँ पे. You have to identify the levels of packaging and पैकेजिंग के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट कि जैसे जैसे ऑनलाइन परचेजेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग ऑनलाइन सामान खरीदना बहुत ज़्यादा इट्स ट्रेंडी नाउ ऑफ कोर्स, सो लोग काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदते हैं बाय मेकिंग ऑनलाइन परचेजेस. सो ग्रोइंग कंसर्न यहाँ पे राइज होता है दैट कि जो एडिशनल काइंड ऑफ पैकेजिंग यूज़ होती है या मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैकेजिंग यूज़ होती है, वो ऐसे मटेरियल से बनती है जो कि डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, मटेरियल नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए. सो बाय मीन ऑफ दिस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो अदर लेवल्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में बात हो रही है. सो इफ यू डू रिमेंबर, हमने पैकेजिंग से पढ़ा था, आई टोल्ड यू अबाउट दैट वी हैव 3 लेवल्स लाइक योर प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी एंड योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. सो डेफिनेटली जो प्राइमरी पैकेज है उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इट इज योर इमीडिएट पैकेजिंग. सो यहाँ पे जो केस डिमांड कर रहा है टू आइडेंटिफाई द अदर 2 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, दैट इज योर सेकेंडरी पैकेजिंग एंड योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. So next question, the case is describe briefly any 2 points that highlights the function of packaging. So if you do remember, हमने function of packaging को पढ़ा था. So function of packaging में हमने product identification, promotion और protection and facilitating use of the product and preventing adulteration, innovation opportunity को पढ़ा था as functions being performed by packaging. So आप इसमें से कोई भी function को relate कर सकते हो. So case 66 को कवर करते हैं. So Yash is very thirsty and he is in the middle of a desert. Soon he finds a cold drink shop. He goes and purchases 3 bottles and drinks them to satisfy the thirst. After drinking the cold drink, he realizes that it has been developed after analyzing the needs and preferences of the potential customers. On observing the outer side of the bottle, he finds details like content, flavor, size, price, etc. So जो सुयश है वो थर्स्टी थे, ठीक है, उनको प्यास लगी थी एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिक टाइम आने का वेट किया एंड उनको एक कोल्ड ड्रिंक शॉप दिखती है जहाँ से वो परचेज करते हैं 3 बॉटल्स एंड उनको पीते हैं और सेटिस्फाई करते हैं अपने थर्स्ट को. सो जब वो कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं तो वो नोटिस करते हैं दैट कि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस के बाद इसको प्रिपेयर किया गया है बिकॉज कस्टमर के जो नीड एंड प्रेफरेंसेस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी गई थी बाय मीन ऑफ दैट ब्रांड. सो और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो आउटर साइड ऑफ द बॉटल था उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स थी लाइक योर कंटेंट, फ्लेवर, साइज, प्राइसेस एक्सेट्रा. सो अब केसेस के क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट इज कोल्ड ड्रिंक एंड थर्स्ट हियर इन रिलेशन टू ईच अदर. सो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और थर्स्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि क्या है. सो हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक इज डेफिनेटली योर वांट, ठीक है, एंड अगर थर्स्ट की बात करते हैं इट इज योर नीड, विच मीन्स कि अगर कोल्ड ड्रिंक को हम लोग वांट बोल रहे हैं द रीजन इज कि अपनी थर्स्ट को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए जो सुयश है उन्होंने वेट किया टिल द टाइम कि उनको एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप लोकेट होती है, आइडेंटिफाई होती है, वो वहां से 3 बॉटल्स को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं क्योंकि थर्स्ट तो पानी के थ्रू भी आप सेटिस्फाई कर सकते थे. सो जो कोल्ड ड्रिंक है दैट इज डेफिनेटली योर वांट, स्पेसिफिक चीज जो आपको चाहिए ही चाहिए, एंड थर्स्ट इज डेफिनेटली योर नीड फैक्टर. अब केस के सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. So next question is identify one feature of marketing which has been highlighted here.
सो नीड एंड वांट्स ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो ये फीचर तो ऑलरेडी कवर हो चुका है. सो ऐसा कौन सा फीचर है ऑफ मार्केटिंग जो यहाँ पे फिट इन होता है, दैट इज ऑफ कोर्स क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है बाय मीन ऑफ दिस लाइन, जहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक ही रियलाइजेज दैट इट हैज बीन डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग and the need factor and preferences of the potential customers, which means that जो market offering create की जाती है उसको इस तरीके से develop किया जाता है कि consumers के taste preferences, उनके need factor को या potential buyers के need factor को हम पूरा कर सकें. So answer over here is creating a market offering. So second question को answer करने के बाद let's move to the third one now. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज कोल्ड ड्रिंक अ गुड मार्केट ऑफर हियर, बिकॉज कोई भी मार्केट ऑफरिंग अगर अप्रोप्रिएट होती है या होनी चाहिए, इसका मतलब स्ट्रेट अवे होता है दैट वी हैव टू कनेक्ट विद द नीड फैक्टर एंड द प्रेफरेंसेज ऑफ द बायर और द पोटेंशियल बायर्स. सो जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को प्रिपेयर किया गया था, एज पर दिस लाइन हमें क्लियर हो रहा है दैट इट हैज बीन डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर्स, जो कि कोर एलिमेंट है आपके मार्केट ऑफरिंग के लिए. ओके, 67. Beauty Products Limited is a natural and ethical beauty brand famous for offering organic beauty products for men and women. The company uses plant-based material for its products and is the #1 beauty brand in the country. It is not only satisfies its customer but also believes in overall protection of the planet. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा मार्केटिंग फिलोसफी यहाँ पे फिट इन हुई है. सो जो ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड है वो डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, बिकॉज वो ना सिर्फ फोकस कर रही है टू प्रोड्यूस ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज पर द कस्टमर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, सो एज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट दे आर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डेफिनेटली दे आर यूजिंग द प्लांट बेस्ड मटीरियल so as to produce it, which means that कि ये जो है वो ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रमोट करेगा आपके प्लानट को एंड आपके जो एनवायरमेंट है उसको कम से कम हार्म करेगा. सो द आंसर ओवर हियर इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. Now case number 68. Atul was a pen manufacturer. He used to make ballpoint pen in a small factory in the basement of his house. Daily he would go to the marketplace and distribute pen to the retailers. Some of the pens were sold by him of his own by meeting persons on road. He had not kept any name for his pen, so they were just blue, black and red pens, which means अतुल जो है वो पेन मैन्युफैक्चर करता है एंड वो बॉल पॉइंट पेन को प्रिपेयर करता है, दैट टू जो उसकी फैक्ट्री है दैट इज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस ओनली. एंड डेली वो क्या करता था, मार्केट प्लेस को जब जाता था एंड डिस्ट्रीब्यूट करता था अपने पेन्स रिटेलर्स को. एंड उसने जो और एट द सेम टाइम रिटेलर्स को तो बेचता ही बेचा था, और जो कुछ पेन्स उसको जो लोग मिलते थे रास्ते पे रोड पे ट्रैवल करते हुए टाइम उनको भी सेल ऑफ करता था. उसने अपने पेन का कोई भी नाम नहीं रखा था, तो उनका सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन था दैट वाज ब्लू एंड ब्लैक एंड रेड पेन्स. सो वन ऑफ हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू कीप अ गुड नेम ऑफ हिज पेन. तो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि दैट ही शुड बी कीपिंग अ नेम टू द पेन, एंड he kept his own name and started selling pens with the name of Atul Pens. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो उसके पेन है वो अतुल पेन्स के नाम से नोन होंगी. देन देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ पेन, अतुल रेड, अतुल ब्लू एंड अतुल ब्लैक, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग 3 काइंड ऑफ पेन. Gradually his business started to pick up even more and he made good revenue. So जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा गेन करने लगा पॉपुलैरिटी, एंड काफ़ी अच्छा उसको स्टार्टअप मिला, एंड उनको रेवेन्यू भी अच्छा खासा रिसीव होना स्टार्टअप हुआ. सो विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज हाईलाइटेड इन द अबव केस. सो आंसर ओवर हियर इज ब्रांडिंग. द रीजन इज कि अगर आप इस लाइन को पढ़ें कि प्रायर टू दिस लाइन आपको पता चल रहा है कि उन्होंने जो पेन को प्रोड्यूस किया उसका नाम सिर्फ जस्ट ब्लू और ब्लैक और रेड पेन था, कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम तो नहीं था. तो उसके फ्रेंड ने जब उसको सजेस्ट किया दैट ही शुड कीप अ गुड नेम ऑफ हिज पेन, तो उन्होंने अपना पेन का नाम रखा अतुल पेन, जहाँ पे अतुल रेड, अतुल ब्लू एंड अतुल ब्लैक के नाम से उनके पेन जो थे वो सेल ऑफ होना इनिशिएट हुए. सो ब्रांडिंग इज द फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड. सो नेक्स्ट इज व्हाट 2 टाइप्स ऑफ नेम्स डू यू सी इन द अबव केस. पहला तो है आपका स्पेसिफिक नेम और दूसरा आपका जेनेरिक नेम, बिकॉज यू नो दैट कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लास ऑफ कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. जैसे आपका पेन हो गया, टीवी हो गया, आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, एसीज हो गए. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक नेम, जैसे कि इस वाले की बात करें, अगर अतुल पेन की बात करें तो अतुल इज अ स्पेसिफिक नेम. सो डेफिनेटली यहाँ पे 2 कैटेगरी की बात हुई, वन इज योर जेनेरिक नेम एंड द अदर वन इज योर स्पेसिफिक नेम. सो विच ऑफ द अबव 2 आइडेंटिफाइड नेम्स वॉज बेटर. डेफिनेटली जो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक नेम को पिक किया, जैसे कि अतुल पेन के नाम से प्रोडक्ट अब सेल ऑफ होगा फर्दर, सो उसकी वजह से जो पॉपुलैरिटी मिलेगी, जो आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, जो कस्टमर रिलेट करेंगे या उसको प्रमोट करना काफ़ी ईजी होगा. सो डेफिनेटली स्पेसिफिक नेम फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड इनफ.
Now, case number 69. Amav is a distributor of tea to far off places. He has opened a company which deals in tea selling. He has categorized his tea to be sold into 3 categories, that is green, yellow and red. His brother Ramesh on the other hand is running a mobile manufacturing company. His company strictly produces mobile according to the predetermined specifications. The mobile of each variety are of same size, looks and performance, which means आपके 2 भाइयों की बात हुई, one is Amav and the other one is your रमेश. तो दोनों ही क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि अमर जो है वो टी प्रोड्यूस करता है एंड टी को उसने कैटेगराइजेशन में प्रोड्यूस किया टू 3 कैटेगरीज. ही हैज इंट्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट दैट इज योर ग्रीन, येलो एंड रेड. एंड अगर रमेश की बात करें, एज इज रनिंग अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सो वो स्ट्रिक्टली जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो भी सेलफोन्स को प्रोड्यूस करता है, वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली होते हैं. उनका हर एक मोबाइल फ़ोन जो होगा वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मीट आउट करता है एंड परफॉर्मेंस जो होगी वो सिमिलर होगी, सो दैट कस्टमर्स चाहे कहीं पे भी खरीदे वो सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करें. सो एज पर दिस केस यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन हाईलाइटेड. सो द आंसर ओवर हियर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल अबाउट इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट. बिकॉज जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सेम प्रोडक्ट और सेम डिजाइन और क्वालिटी ऑफर की जाए. एंड ग्रेडिंग इज ऑफ कोर्स अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि टी के फॉर्म पे अमव ने कैटेगराइज की. सो दिस इज द लास्ट केस फॉर द डे. सो केस नंबर 70. Hayaram is a famous chain selling a large variety of products in the Indian market, and their products include chips, biscuits, sweets and squashes. So it charges a comparatively higher prices than its competitors as it sells quality products. Besides, it offers regular discount to its customers and easy credit terms to the retailers. सो जो हयाराम है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस चेन है जो कि सेल ऑफ करती है मल्टीपल काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट. और जो वो चीज़ें प्रोड्यूस करते दैट इज़ योर चिप्स, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड स्क्वैशेस. एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, बिकॉज जो हयाराम है वो यहाँ पे क्वालिटेटिव गुड्स को ऑफर करता है. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स एंड ईजी टर्म्स भी हैं इन ऑफ द पेमेंट फॉर योर रिटेलर्स. So it has 5 of its own retail shop. उनकी 5 shops हैं. It also sells its product through various grocery stores so as the products are made available to the consumer at the right place. Which means that कि ना सिर्फ वो अपने आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट एट द सेम टाइम रिटेलर्स को यूज करके मल्टीपल स्टोर्स तक इस गुड्स को पहुंचाया जाता है, सो दैट कस्टमर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी लोकेलिटी के आसपास से इस प्रोडक्ट को भी पिक कर सकें इन द राइट टाइम एंड ऑफ कोर्स एट द राइट टाइम एंड राइट द क्वांटिटी ऑल्सो. It regularly uses different communication tools to increase its sales. So persuasion के फॉर्म पे वो communication tool यूज करते हैं so that वो consumers को inform कर सके, motivate कर सके, persuade कर सके अपने सामान को खरीदने के लिए. So the above para describes the combination of variable used by Hayaram to prepare its market offering. You have to identify and explain the variables, which means market offering को create करने के लिए marketing variables को use किया गया है. Marketing variables का मतलब क्या होता है? I'm talking about marketing mix, because marketing mix वो components हैं, वो variables हैं जो कि कोई भी marketer develop करता है keeping in mind कि कौन से market में operate कर रहा है. And major form पे we have 4 P's, that is products, price, place and promotion. तो आपको इसी को यहाँ पे explain करना है. So जितने भी cases मैंने plan out किए थे, I have duly covered that. So that's all for today's tutorial. Thank you so very much.